उत्तर प्रदेश के जालौन में एक जगह सरकारी क्वार्टर होते हैं। 5 दिसंबर शाम के समय अचानक से एक क्वार्टर से बहुत तेज गोली चलने की आवाज़ आती है और जैसी ही आवाज़ आती है तो वहां पर तैनात जो पुलिसकर्मी होते हैं वो एकदम से अलर्ट मोड पर आते हैं और उस तरफ जाने लगते हैं जहां से वो आवाज़ आ रही थी। उसी दौरान उसी जगह से जहां से वो गोली चलने की आवाज़ आई थी एक महिला निकल कर आती है जिसने अपने पीठ पर एक बैग टांग रखा था, ट्रैक सूट पहन रखा था और साथ में अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। वह निकलती हुई एकदम उन पुलिसकर्मियों को दिखती है और जब पुलिसकर्मी उसे देखते हैं तो यहाँ पर वह कहती है कि साहब ने गोली मार ली। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वो एकदम तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और वह महिला वहां से चली जाती है। कौन थी वह महिला और किस वजह से ये सब कुछ हुआ था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो जीतू सदेश चैनल। उत्तर प्रदेश जालौन के एक थाने के अंदर एक इंस्पेक्टर साहब की पोस्टिंग होती है जुलाई 2024 में। जुलाई 2024 में इंस्पेक्टर साहब वहां पर पोस्टेड होते हैं और जैसे वहां पर आते हैं तो वहां पर आकर अपना कार्यभार संभालने लगते हैं। उसी थाने के अंदर एक महिला कांस्टेबल भी होती है जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत थी और यहाँ पर जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं वह भी उसी थाने में काम करने लगते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ यहाँ पर महिला कांस्टेबल और इंस्पेक्टर साहब के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से बताया जाता है। यहाँ पर जो महिला कांस्टेबल होती है वह इंस्पेक्टर साहब से जब नजदीकियां बढ़ा लेती है तो उसके बाद कहा जाता है कि थाने के अंदर जो और लोग थे यानी कि और जो कोई पुलिस वाले थे वो महिला कांस्टेबल को कोई भी आदेश नहीं दिया करते थे और यहाँ पर जो महिला कांस्टेबल है वो अपनी मनमानी से अपनी ड्यूटी को किया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ इन बातों को 7 महीने बीत जाते हैं। 7 महीने बाद यहाँ पर जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं उनका ट्रांसफर एक दूसरे थाने में हो जाता है जालौन डिस्ट्रिक्ट के में ही और उसके बाद यहाँ पर जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो वहाँ पर अपना काम करने लगते हैं। इधर यहाँ पर जो महिला कांस्टेबल होती है उसकी भी ड्यूटी 112 पर लग गई थी। उसके बाद ये दोनों अपना अपना काम करते रहते हैं, लेकिन बताया जाता है कि जो महिला कांस्टेबल है वह उसके बाद भी इंस्पेक्टर साहब से मिलने के लिए जाया करती है और वहां पर उससे मिला जुला करती है। कभी कभार जब वो उनके थाने में चली जाया करती तो यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब उन्हें देखकर थोड़े से घबरा जाया करते और एक डर का सा अनुभूति उन्हें होने लगती है। यहाँ पर ये बातें चली रही थी और धीरे धीरे समय आ जाता है 5 दिसंबर 2025 का। 5 दिसंबर 2025 को जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं वो अपने क्वार्टर के अंदर आराम कर रहे थे और तभी अचानक से यहाँ पर जो महिला कांस्टेबल होती है यह उनसे मिलने के लिए उनके क्वार्टर पर पहुंच जाती है। जैसे वो उनसे मिलने के लिए उनके क्वार्टर पर जाती है तो वहां पर जाने के बाद अचानक से जैसे वो घुसती है तो थोड़ी देर बाद ही उस क्वार्टर के अंदर से बहुत तेज गोली चलने की आवाज आती है और उसके थोड़ी देर बाद यानी कि कुछ ही सेकंड बाद ये महिला कांस्टेबल एकदम वहां से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हुआ था और जब महिला कांस्टेबल वहां से बाहर निकलती है और क्वार्टर के अंदर से गोली चलने की आवाज आ रही थी तो ये जगह कोई एरी गैरी जगह तो नहीं थी। यहाँ पर कुछ पुलिस वाले सिक्योरिटी के लिए तैनात भी थे और उसी समय जब पुलिस वालों को यह आवाज सुनती है तो वो लोग उस तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन उसी समय यहाँ पर जो महिला कांस्टेबल होती है यह उस क्वार्टर से बाहर निकलती हुई उन पुलिस वालों को दिख जाती है और जैसे ही पुलिस वाले इस महिला कांस्टेबल को देखते हैं तो देखते ही एकदम से रोक लेते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। तो यहाँ पर जो महिला कांस्टेबल है ये जाती जाती बस इतना ही कहती है कि साहब ने अपने आप को गोली मार ली है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो तैनात पुलिस वाले होते हैं वह पूरी तरह से हैरान और घबराए हुए उस दिशा में भागने लगते हैं जहां से गोली चलने की आवाज आ रही थी और जैसे वो उस क्वार्टर के अंदर जाते हैं जिस क्वार्टर के अंदर वो इंस्पेक्टर साहब रहा करते थे जिनकी उम्र 46 साल थी, तो वहां पर अंदर का नजारा देखते ही ये पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब अपनी मच्छरदानी के अंदर लेटे हुए थे और उनके हाथ में उनकी ही पिस्तौल थी जो कि सर्विस रिवॉल्वर थी और उसके बाद यहाँ पर उनके माथे पर गोली का निशान था। इन सभी चीजों को देखने के बाद यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वह फौरन से और पुलिस वालों को बुलाते हैं और उसके बाद इस केस की तहकीकात होने लगती है। यहाँ पर पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद सभी सबूतों को जुटाती है और मामला पुलिस प्रशासन का था तो इसी वजह से इस केस पर गहनता से काम किया जाता है। अब तभी यहाँ पर जो इंस्पेक्टर साहब थे जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे वो उनकी बीवी जो होती है यानी कि उनकी जो पत्नी थी उन्हें भी ये बात पता चलती है तो वह फूट फूट कर रोती हुई वहां पर आती हैं। इधर उनका जो बेटा था वह नीट की तैयारी कर रहा था तो वह भी वहां पर आ जाता है। सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे और जो पुलिस वाले होते हैं जब वह इस बात की तहकीकात कर रहे थे तो यहाँ पर जो इंस्पेक्टर साहब की पत्नी होती है वो एकदम से उस महिला कांस्टेबल पर इल्जाम लगा देती है कि मेरे पति के इस दुनिया से जाने के पीछे इसी का हाथ है और शायद इसी ने किया है जो कुछ भी किया है, आप इसको पकड़ो। और यहाँ पर जो इंस्पेक्टर साहब की पत्नी होती है वो उसके खिलाफ एप्लीकेशन दर्ज करवा देती है।
अब जैसे पुलिस वालों को अपनी महिला कांस्टेबल के खिलाफ एप्लीकेशन मिलती है तो उसके बाद वे इस काम को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर महिला कांस्टेबल को ढूंढ कर निकाला जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ के दौरान यहां पर पुलिस वालों को कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिन्हें सुनने के बाद मीडिया रिपोर्ट पर अलग अलग तरह की कहानियां बनाई जा रही हैं। कहानी के अनुसार बताया जाता है कि जब इंस्पेक्टर साहब की पोस्टिंग उस थाने के अंदर हुई थी तो यहां पर जो महिला कांस्टेबल होती है वहां पर उनसे नजदीकियां बढ़ाती है और नजदीकियां बढ़ाने के बाद ये दोनों एक साथ मिलने जुलने लगते हैं। अब जब ये दोनों मिलने जुलने लगते हैं तो यहाँ पर बताया जाता है कि महिला कांस्टेबल ने उनके कुछ प्राइवेट वीडियो फोटोज वगैरह खींच लिए थे और उसके बाद यहाँ पर जो महिला कांस्टेबल होती है स्टार्टिंग में तो उनकी पावर का इस्तेमाल करके थाने के अंदर मनमौजी की ड्यूटी किया करती थी और साथ में उनसे ढेर सारे गिफ्ट भी लिया करती थी। यानी कि यहाँ पर बताया जाता है कि महिला ने एक 3 लाख रुपए का सोने का हार बनवाया था और साथ में काफी महंगा आईफोन भी उन्हें शायद इंस्पेक्टर साहब ने दिलाया था। हालांकि इन बातों की कोई पुष्टि तो नहीं हो पाई है लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर बताते हैं कि जब इस बारे में ये खबर ज्यादा फैलने लगती है कि एक ही थाने के इंस्पेक्टर साहब और महिला कांस्टेबल के बीच अवैध प्रेम प्रसंग है तो उसके बाद यहां पर इन दोनों का अलग अलग ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसके बाद इंस्पेक्टर साहब तो दूसरे थाने में चले जाते हैं और महिला कांस्टेबल को 112 की ड्यूटी पर लगा दिया जाता है। धीरे धीरे अब ये अलग तो रहने लगे थे लेकिन उसके बाद भी जो महिला कांस्टेबल है वह इंस्पेक्टर साहब से मिलने के लिए कभी कभी तो उसके थाने में चली जाया करती, बाहर भी एक दूसरे से मिल लिया करते और यहां पर इंस्पेक्टर साहब जब भी कभी महिला कांस्टेबल उससे मिलने के लिए आया करती थी तो वह काफी ज्यादा घबराए हुए प्रतीत हो रहे थे। बताया जाता है कि उसके बाद जो महिला कांस्टेबल होती है वह इंस्पेक्टर साहब को बताती है कि उसकी फरवरी में शादी होने वाली है तो शादी के लिए उसे लगभग 25 लाख रुपए चाहिए होंगे और तुम्हें ये पैसे देने होंगे। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब जो कि ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे थे और अपने बच्चों का भविष्य बना रहे थे तो यहाँ पर उनके पास 25 लाख रुपए कहां से आते, तो इसी वजह से वो उससे मना करने लगते हैं। कहते कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो महिला कांस्टेबल होती है वह उनके ऊपर दबाव डालती है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो उसके बाद जो मेरे पास प्राइवेट वीडियो फोटोज है उन फोटोज और वीडियोज को मैं वायरल कर दूंगी और ऐसी धमकी वो देने लगती है। इसी के चलते जब ये कांड हो जाता है तो कुछ लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा कि यहाँ पर जो महिला कांस्टेबल ने धमकी दी थी उसी के कारण इंस्पेक्टर साहब ने अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लिया है और अब जो महिला कांस्टेबल होती है वो उससे पुलिस वाले तहकीकात कर रहे हैं। हालांकि सच क्या है वो तो निकल कर आपके सामने आ ही जाएगा, लेकिन जो अंदाजा लगाया जा रहा था मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से उन सभी बातों को मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब जब कोई ऐसा मामला तूल पकड़ता है तो आगे पीछे की ढेर सारी घटनाएं भी आ जाया करती हैं। वहीं पर इस महिला कांस्टेबल का एक और पहली घटना है जिस घटना के अंदर एक कांस्टेबल से ये प्रेम प्रसंग में आ गई थी और उसके बाद जब वह शादी करने के लिए जा रहा था अपने घर से तो उसके बाद इस महिला कांस्टेबल ने वहां पर जाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा के उस कांस्टेबल की शादी रुकवा दी थी और कह दिया था कि इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। तो यहाँ पर ये सारी जब बातें खुलकर सामने आती हैं तो देखने से लगता है कि महिला कांस्टेबल को काफी लंबी सजा भी हो सकती है। तो दोस्तों ये थी कहानी जो कि मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से आप लोगों को बताई गई है। बाकी इस कहानी में सीखने लायक बहुत कुछ है। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है जैसा कि बताया जा रहा है और मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से निकल कर आ रहा है तो यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब को संभलना चाहिए था। जब उनका बच्चा नीट की तैयारी कर रहा था और उनका भरा पूरा परिवार था तो उनको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था। हालांकि इसमें पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजा करती। अगर कुछ भी हुआ था तो उसमें एक इंसान की गलती नहीं हो सकती। बाकी आप जो कुछ भी कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की जो हमारी वीडियोस पर हमें कमेंट भेजकर बहुत ज्यादा मोटिवेट किया करते हैं। सबसे पहला नाम आता है हृदय राम जी का। हृदय राम जी आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। दूसरा नाम आता है श्यामलाल चौधरी जी का। श्यामलाल चौधरी जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। तीसरा नाम आता है राम बहादुर थापा जी का जो कि नेपाल से हमारा वीडियो देखे करते हैं। तो राम बहादुर थापा जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। चौथा नाम है हमारे भाई गणेश का। गणेश जी जो पहले काफ़ी दिन पहले मेरे उस चैनल पे मेरे वीडियो देखा करते थे और हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कुछ गलतियां भी बताते हैं जो गलतियां हम कर दिया करते हैं। तो गणेश भाई आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। लेकिन इतना लंबा एब्सेंट मत रहा करो।
अगला नाम है साहब सिंह सरदार जी का। साहब सिंह सरदार जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाले किसी वीडियो में आप लोगों के नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारे इन चैनलों को अपना प्यार देते रहिए। हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।